बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। इसमें हम लोग बात करने लगे हैं कि किस तरह से इंट्रैक्शन जो है टॉक्सिकेंट का होता है सेल के साथ। यानी कि हम बात करें हैं इन इंट्रैक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स विद सेल्स। किस तरह से जो है ना टॉक्सिकेंट का ताल्लुक जो है वो सेल के साथ क्रिएट होता है। आमतौर पर जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं ना वो इंटरेक्ट करते हैं सेल के साथ। सेलुलर रिएक्शन जो है ना तकरीबन मुख्तलिफ टाइप्स में होते हैं। सेलुलर रिएक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज। सेलुलर रिएक्शन टेक प्लेस, सबसे पहले या तो सरफेस सेल की सरफेस के ऊपर इंटरेक्शन होगा ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सेल की सरफेस के साथ होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है विद इन अ सेल होगा, विद इन द सेल। थर्ड है हमारे पास अंडरलाइंग टिश्यूज या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में एग्जिस्ट करेगा। अंडरलाइंग टिश्यूज, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर भी एग्जिस्ट करने के चांसेस हो सकते हैं। अंडरलाइंग टिश्यूज एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेसिस में 4 डिफरेंट टाइप्स के जो है टिश्यूज पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसमें एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मसल है या फिर नर्व टिश्यूज है। इनकी कलेक्टिवली जो है ना ये एपिथेलियल सेल से मिलके बनते हैं। क्लियर है जी। जिन्होंने एपिथेलियम बनानी होती है और एपिथेलियम का मकसद ये होता है कि इसने बॉडी की सरफेस को कवर किया होना है। जैसे कि हमारी ये स्किन है, हमारी स्किन को किसने कवर किया हुआ है? एपिथेलियम ने कवर किया हुआ है। और एपिथेलियम कहाँ से मिलकर बनती है? एपिथेलियम एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है। और कितने टाइप्स के हमारे पास टिश्यूज है? 4 टाइप्स के हमारे पास टिश्यूज है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स है ना टॉक्सिकेंट की और सेल मेम्ब्रेन की, वो इस बात को डिटरमाइन करती है कि किस तरह से इंट्रैक्शन जो है ना उस सेल की सरफेस पे होगा। किस तरह से इंट्रैक्शन सरफेस के ऊपर होगा, या तो बैरियर एग्जिस्ट करेगा टॉक्सिकेंट और ऑर्गेनाइजम्स के दरमियान। अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात करें ना, अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर हम लोग देखें ना तो कॉन्टैक्ट जो होता है ना एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स का, वो कभी भी इजाजत नहीं देता किसी भी सब्सटेंस को कि वहां से गुजर जाए, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन मौजूद होती है और आमतौर पर इनके पास ऑक्यूलोडिंग सेल जंक्शंस होती हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रही हूँ, कभी भी कॉन्टैक्ट जो है ना वो एपिथेलियल सेल्स का कभी भी परमिशन नहीं देता कि सब्सटेंस जो है ना वो गुजर जाए। इनके पास क्या मौजूद होता है? ऑक्यूलोडिंग सेल जंक्शंस। क्लियर है। ये बेसिकली कि कैसे जंक्शन बनती है, ये बनती है इंट्रामेम्ब्रेनियस प्रोटीन से, और इंट्रामेम्ब्रेनियस प्रोटीन अरेंज्ड होती हैं ताकि स्टिच कर सकें एडजेसेंट सेल्स की मेम्ब्रेन को एक दूसरे के साथ। क्लियर। ये कैसे फॉर्म्ड बाय किससे मिलके बनता है? इंट्रा मेम्ब्रेनियस प्रोटीन से। क्लियर है। और ये इंट्रामेम्ब्रेनियस प्रोटीन अरेंज्ड होती हैं ताकि स्टिच कर सके मेम्ब्रेन को, अरेंज टू स्टिच द मेम्ब्रेन ऑफ adjacent cells together। क्लियर है जी।
ये था कि किस तरह से टॉक्सिकेंट्स जो है ना वो इंट्रैक्शन कायम करता है सेल्स के साथ। नेक्स्ट हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के हवाले से जो है ना वो बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ही तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कुछ पार्टिकल्स को आपस अंदर से गुजरने देती है और कुछ को नहीं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक बुनियादी क्वेश्चन बायोलॉजी में राइज होता है कि हाउ डू सब्सटेंसेस गेट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कि किस तरह से जो है ना वो सब्सटेंसेस जो है ना वो सेल के अंदर और सब्सटेंसेस सेल से बाहर जाते हैं। तो सेल जो है ना अल्टीमेटली लेवल होते हैं जो कि टॉक्सिकेंट्स के ऊपर जो है ना एक जबरदस्त किस्म का असर मुरतब करता है। इस क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है ना वो ना सिर्फ टॉक्सिकेंट्स को देख रहे होते हैं बल्कि हम लोग तमाम सब्सटेंसेस को देख रहे होते हैं जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सेल के सर्वाइवल लाइक न्यूट्रिएंट्स जिसमें ग्लूकोज आ जाता है, गैसेस जिसमें ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, दे आर ऑल आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। और इसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कि सेल्स में पैदा होते हैं ताकि एक्सपोर्ट का काम कर सकें, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से देखें क्योंकि इसी से जो है ना वो नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म में जो है वो हेल्प होनी है। टॉक्सिकेंट्स अगर तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मोड ऑफ एक्शन भी इसके ज़रिए ही हम लोग जो है स्टडी करते हैं। ये जो एपिथेलियल सेल के स्ट्रक्चर का जो नॉलेज है ना वो खास तौर पर सेल मेम्ब्रेन की करेक्टरिस्टिक्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं किस तरह से कुछ टॉक्सिकेंट्स जो है ना वो बैरियर में से मूव कर जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ, जबकि अदर जो टॉक्सिकेंट्स है ना वो इंतहाई डिफिकल्टी या जो है ना नामुमकिन हालात हो जाते हैं उनके लिए गुजरने के लिए। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली कंपोज होती है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ। ये कंपोजिशन हम लोग देखें ना कंपोस्ट, ये किससे मिलकर बनी होती है? ये फास्फोलिपिड से मिलकर बनती है। क्लियर है? फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ये जो फास्फोलिपिड है ना इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है फास्फोलिपिड, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एक तो इसमें क्या है जी, दो कंपोनेंट्स हैं। वन इज द फास्फेट्स, ठीक है। एक कौन सा है जी? फास्फेट है, दो है इसमें फास्फेट। अदर इज द लिपिड्स, अदर इज द लिपिड्स। ये फास्फेट हेड मौजूद होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, जो कि बेसिकली क्या है? हाइड्रोफिलिक रीजन है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि हम लोग जो है ना दूसरी क्लासेस में इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तफसील से पढ़ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है जी, ये क्या है जी, ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, फास्फेट का हेड देखें और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कहीं कहीं भी प्रोटीन्स एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। कुछ इंटरमेम्ब्रेनियस होंगे, कुछ सिमिलर वे में दोनों में एग्जिस्ट करेंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाएंगे। फिलहाल मैं जो बता रही हूँ कि फास्फेट लिपिड मॉलिक्यूल से मिलके बनता है और फास्फेट हेड है जो कि क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ये हेड है, डेट इज दी हाइड्रोफिलिक। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। इसका मतलब ये है कि आसानी से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना वो यहाँ से गुजर सकते हैं, जबकि जो लिपोफिलिक है ना हाइड्रोफोबिक, लिपिड की जो टेल है दिस इज द हाइड्रोफोबिक। टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये हमेशा वाटर को रिपेल करेगी, कभी भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना वो यहाँ से गुजरने की परमिशन नहीं देगी। हाइड्रोफोबिक, क्लियर है? अब जो टेल क्या है वो हाइड्रोफोबिक है और हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक है। और इसके साथ साथ लिपोफिलिक या अट्रैक्टिव टू लिपिड मॉलिक्यूल्स हमेशा हाइड्रोफोबिक ही करेगी। क्लियर है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल सैंडविच लाइक होता है जिसमें दो लेयर्स होती हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के। आमतौर पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो तकरीबन 10 नैनोमीटर होती है। आमतौर पर सेल मेम्ब्रेन कितने मीटर थिक है? 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस एग्जिस्ट करती है। 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। किसकी थिकनेस? सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 10
नैनोमीटर। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है ना, ये देखिए फास्फेट फास्फोलिपिड, ये क्या है बेसिकली बाइलेयर है, जो कि एक जबरदस्त किस्म की जो है डिस्क्रिप्शन देती है किसी भी सैंडविच अपीयरेंस के लिहाज से। अगर तो हम लोग फास्फोलिपिड बाइलेयर का मिडल देखें ना, ये ऐसा रीजन है जहां पर रेजिस्टेंट लिपिड टेल्स मौजूद है, ये दिस इज द टेल्स। ये जो फास्फेट हेड है ना, ये फाउंड ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द, या इनर भी है और आउटर भी सरफेस पे जो क्या मौजूद होते हैं, हेड्स मौजूद होते हैं। डेट इज द हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है, वाटर को अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जिस फास्फोलिपिड बाइलेयर है ना, इसमें सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है जो कि सेल के इर्द गिर्द मौजूद होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का। इससे कुछ मॉलिक्यूल्स को आप अंदर से क्रॉस करने की परमिशन दे देनी है, जबकि कुछ को नहीं। इसको हम लोग डिटेल से जो है ना सेल मेम्ब्रेन को प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो है ना वो देख चुके हैं। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसेस ऑफ सेलुलर एब्जॉर्प्शन के हवाले से। किसके हवाले से, प्रोसेसेस ऑफ सेलुलर एब्जॉर्प्शन, जिससे हम लोग बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन के हवाले से, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के हवाले से, एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस वगैरह को हम लोग जो है वो स्टडी कर लेते हैं। क्लियर है जी, बहुत ही सिंपल है। और हम लोग टॉक्सिसिटी के हवाले से सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इंट्रैक्शन होता है। हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, प्रोसेसेस ऑफ सेलुलर एब्जॉर्प्शन। बहुत ही ब्रीफली इसको डिस्कस करूंगी कि वही टर्म्स हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के हवाले से, जिसमें हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के हवाले से सेल के अंदर एंटर होते देखना है, जहाँ पे बेसिकली पैसिव होगा। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन को। सिंपल डिफ्यूजन सब्सटेंसेस जो है ना वो डिफरेंट पैसिव या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो सेल में एंटर हो सके। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली प्रोसेस जो है ना दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन। इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जरिए जो है ना सेल के में जो है ना वो मॉलिक्यूल्स दाखिल होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली क्या होता है, पैसिव पैसिव होता है, यानी कि पैसिव होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हवाले से देखते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हायर से लोअर की तरफ हमेशा मूव करती हैं। और जो डिफ्यूजन है ना वो बेसिकली मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, और सब्सटेंसेस जो है ना वो कंटिन्यू मूव करते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर, यहाँ तक कि एक्विलिब्रियम जो है ना वो नहीं एक्विलिब्रियम जो है ना वो अचीव नहीं कर लेते। अब जबकि कंसंट्रेशन की एब्सेंस है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, वो उसकी गैर मौजूदगी में मौजूद नहीं है, तो इस तरह से कभी भी जो नेट मूवमेंट है ना सब्सटेंसेस वो कभी भी नहीं होगी। डेफिनेटली दूसरा मैं प्रोसेस आपको बताने लगी हूँ दैट इज रिलेटेड टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बाउंड होना है एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के अंदर, और उस स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर प्रोटीन के जरिए जो है ना सेल मेम्ब्रेन में जो है ना वो मॉलिक्यूल दाखिल भी होगा और बाहर भी निकलेगा। क्लियर है। मॉलिक्यूल क्या होना है, बाउंड होना है। मॉलिक्यूल बाउंड टू स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन्स found on the outer surface of the cell, outer surface of cell। क्लियर है। अब जो एनर्जी है ट्रांसपोर्ट के लिए वो ड्राइव्ड होगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज से। क्लियर है। और इसके लिए जो है ना कभी भी जो है ना वो सेल एनर्जी इनपुट जो है ना वो नहीं रिक्वायर्ड होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। क्लियर है।
फैसिलिटी डिफ्यूजन वेल नोन है उस मैकेनिज्म के लिए जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें न्यूट्रिएंट्स को, जिस तरह ग्लूकोज है सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द। फैसिलिटी डिफ्यूजन जो है ना वो एक माइनर रोल प्ले करती है टॉक्सिकेंट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए सेल में, जबकि कभी भी ये जो है ना इट डज सर्व एज ए इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। एक ज़बरदस्त किस्म के मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम लोग टॉक्सिकेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं और उनके मेटाबोलाइट्स को सेल से एब्जॉर्प्शन के नजरिए। ये था बेसिकली फैसिलिटी डिफ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से। इसमें बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट it मीन्स है जिसमें सेल टू एंटर द सेल, कि जिसमें बेसिकली टॉक्सिकन का होगा सेल के अंदर एंटर होगा, इसमें कंजप्शन होगी सेलुलरली प्रोड्यूस्ड एनर्जी में। इसमें कोई भी सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं यूज होगी, जिसमें इसमें क्या होगा सेलुलर एनर्जी यूज होगी। क्लियर है। इसमें एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिक्वायर्ड होगा। जबकि पैसिव और फैसिलिटी डिफ्यूजन की बात करें ना, पैसिव और फैसिलिटी डिफ्यूजन के केस में जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का यूज़ है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनेबल करता है सेल को वो ट्रांसपोर्ट कर सके मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट या अब दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कोई ज़बरदस्त किस्म का रूट नहीं है कि जिसके जरिए टॉक्सिकेंट जो है ना वो सेल के अंदर दाखिल हो जाए। अब ये पॉसिबल है बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकुलेट्स के लिए कि वो जो है ना सेल के अंदर और सेल से निकल जाए पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब कुछ ना कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी एंटर भी होते हैं सेल में और एग्जिट भी होते हैं दो डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए। ए वन इज द एंडोसाइटोसिस एंड द अदर इज द एगोसाइटोसिस। ये किस केस में है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स के केस में। एंडोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होना है सेल के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल जो है ना वो जाएगा। कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन विल फ्लो अराउंड एंड इनगल्फ। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन ने क्या करना है? फ्लो करना है, विल फ्लो अराउंड एंड इनगल्फ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, और मैक्रोमोलिक्यूल क्या करेगा? इनगल्फ करेगा, जो जिसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी है सेल के साथ। सेल मेम्ब्रेन फ्लो अराउंड एंड इनगल्फ करेगा मैक्रो मॉलिक्यूल को, जिसका जो ताल्लुक है किसके साथ होगा? सेल के साथ होगा। जैसे ही वो इनगल्फ कर लेगा तो पेनिकुलेट कि वो सेल जो है ना मेम्ब्रेन कवरिंग हो जाएगी और वहां से इनवेजिनेट हो जाएगा, इस तरह से टर्न इनवर्ड हो जाएगा ताकि वेजिकल की फॉर्मेशन हो सके। ये जो वेजिकल है ये डिटैच हो जाएगा एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन के साथ और इस तरह से जो है ना ये साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, जिसको मैंने बहुत ही जो है ना वो डिटेल से डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी, इन्वेजिनेशन आ जाएगी, इनवेजिनेट हो जाएगा, वेसल क्या हो जाएगा? वेसिकल डिटैच हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाएगा। साइटोप्लाज्म का वेसिकल किसका पार्ट बन जाएगा? साइटोप्लाज्म का। ये था एंडोसाइटोसिस के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस में सेल जो है, सेल में ब्रेन जो है ना वो उसके इर्द गिर्द आ जाती है और मैक्रोमोलिक्यूल को इनगल्फ कर लेती है और इसका ताल्लुक जो है सेल के साथ होता है। और एक जैसे इनगल्फ कर देती है तो पैनिकुलेट हो जाती है, सेल में ब्रेन कवर कर जाती है, देन इन्वेजिनेट कर जाती है। क्लियर है? तो ये बेसिकली प्रोसेस है। अब इसमें एगोसाइटोसिस में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं फैगोसाइटोसिस में जिसमें सेलुलर ईटिंग होनी है और पिनोसाइटोसिस में जिसमें जस्ट ड्रिंकिंग होनी है। फैगोसाइटोसिस और इसके अलावा क्या है जी? पिनोसाइटोसिस। पीनो यानी कि पीने से ही है, डेट इज ड्रिंकिंग, सेलुलर ड्रिंकिंग होगी। साइटोसिस यानी कि सेल, फैगो मीन खाना, साइटोसिस सेल। तो इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा?
सेलुलर ईटिंग। फैगोसाइटोसिस में देखिए सेलुलर ड्रिंकिंग, सेलुलर ड्रिंकिंग। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दीज आर टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटिस परफॉर्म करती है स्पेशल वाइट ब्लड सेल्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि रिमूव कर सके पार्टिकुलेट को सेल सैक से अल्वुलाई को, दैट इज रिलेटेड टू इन द लंग्स। क्लियर है। ये था प्रोसेस सारा का सारा जिसमें हम लोगों ने बात की प्रोसेस ऑफ सेलुलर एब्जॉर्प्शन के हवाले से।